सोचिए जरा, एक बहुत ही बड़ी और नामचीन कंपनी के बाहर वेटिंग रूम में दो उम्मीदवार बैठे हैं। अच्छा। एक ऐसी नौकरी का इंटरव्यू है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है ये। बिल्कुल। अब इन दोनों उम्मीदवारों को ध्यान से देखिए। दोनों की पढ़ाई एक ही टॉप कॉलेज से हुई है। दोनों की डिग्रीज एकदम बराबर हैं। अच्छा। हाँ, उनके टेक्निकल स्किल्स का लेवल एक जैसा है और यहाँ तक कि उनका पिछला वर्क एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन है? वही तो। जब दोनों के पास एक जैसी टैंजिबल एबिलिटीज हैं, यानी ऐसे गुण जिन्हें नापा जा सकता है, तो उस कमरे के अंदर बैठा बॉस आखिर ये तय कैसे करेगा कि नौकरी किसे मिलेगी? देखिए, सच कहूं तो जब ऐसी बराबरी की टक्कर होती है ना, तो फैसला उन चीजों पर टिकता है जिन्हें हम किसी स्केल पर नाप नहीं सकते, मतलब वो चीजें जो मार्कशीट में नहीं दिखती, बल्कि उस व्यक्ति के बर्ताव में झलकती हैं। और यही वो सवाल है जिसने फर्स्ट पोस्ट के एक हालिया वीडियो ट्रांसक्रिप्ट की नींव रखी। उस वीडियो का टाइटल था द पावर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सही बात है। आज की इस गहरी चर्चा यानी इस डीप डाइव का हमारा सबसे बड़ा फोकस यही समझना है कि टेक्निकल और किताबी ज्ञान के अलावा वो कौन से अनकहे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति के करियर और आम जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हार्ड स्किल्स किसी को सिर्फ इंटरव्यू के दरवाजे तक ले जाती हैं, पर अंदर जो कुर्सी मिलती है ना, वो यही इंटेंजिबल्स दिलाते हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। सही कहा आपने। और इसी पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिर ये इंटेंजिबल्स या सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। हाँ, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, मतलब स्कूल से लेके आखिरी डिग्री तक, सिर्फ हार्ड स्किल्स पर टिकी होती है। हम वही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट का ये विश्लेषण इस बारे में क्या बताता है? सॉफ्ट स्किल्स की असली परिभाषा क्या है? देखिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब सिर्फ अच्छी बातें करना या पोलाइट होना है, पर असल में ये उन क्षमताओं का नाम है जो टेक्निकल अपेक्षाओं से कहीं आगे की होती हैं। किस तरह की क्षमताएं? यानी ये वो व्यावहारिक गुण हैं जो किसी को एक बेहतर टीम मेंबर बनाते हैं, एक प्रभावशाली लीडर बनाते हैं। इसमें मुश्किल वक्त में सही फैसले लेना शामिल है, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, और दूसरों को ध्यान से सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग। इनका कोई एक निश्चित दायरा नहीं है। ये हर वो तरीका है जो किसी को अपना काम और जिंदगी बेहतर ढंग से जीने में मदद करता है। इसे अगर थोड़ा और विस्तार से देखें तो हर अलग पेशे में इनकी जरूरत का रूप बदल जाता है। जैसे एक मैनेजर को ले लीजिए। एक मैनेजर के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की बिजनेस डिग्री हो सकती है। उसके पास सारी टेक्निकल नॉलेज, सारे फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। सही बात है, पर जब टीम संभालनी हो तो वहां एक्सेल शीट काम नहीं आती। जब उसकी टीम में कोई आपसी झगड़ा हो या किसी एम्प्लॉय को अचानक से मोटिवेशन की जरूरत हो, तो वहां उस मैनेजर को अपनी टीम को समझने के लिए एम्पैथी की जरूरत पड़ेगी, यानी सहानुभूति। मैं बिल्कुल मानती हूँ। अगर मैनेजर में एम्पैथी नहीं है तो वो एक बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट तो जरूर हो सकता है, पर एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन पाएगा। इसी बात पर मुझे एक और पेशे का ख्याल आ रहा है। मान लीजिए एक इकोनॉमिस्ट है, यानी एक अर्थशास्त्री। अच्छा। वो स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस का पूरी तरह मास्टर है। उसे देश की महंगाई, जीडीपी और हर एक नंबर का आंकड़ा पता है। काफी क्वालिफाइड है। हाँ, लेकिन अगर वो उस डेटा का मतलब एक आम आदमी को समझा ही ना सके, मतलब एक आम इंसान को ये ना बता सके कि आने वाले वक्त में उसकी ईएमआई क्यों बढ़ने वाली है, तो उस अर्थशास्त्री के उस हार्ड स्किल का आखिर क्या फायदा? सही पॉइंट है। डेटा तो आम इंसान के लिए सिर्फ नंबर्स है ना। जब तक कोई उसे उसकी भाषा में ना समझाए, वो यूजलेस है। वही तो अगर किसी ज्ञान को आम लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया ही ना जा सके, तो उस ज्ञान की सामाजिक कीमत बहुत कम हो जाती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिना सॉफ्ट स्किल्स के हार्ड स्किल्स एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें इंजन तो बहुत शक्तिशाली है, पर स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। अरे भाई, ये डायलॉग बहुत बढ़िया है। यानी गाड़ी आगे तो बढ़ेगी, पर किस दिशा में जाएगी और कहां टकराएगी ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, स्टीयरिंग व्हील ही वो सॉफ्ट स्किल है जो उस पूरे इंजन के ज्ञान को एक सही दिशा देता है। और इस स्टीयरिंग व्हील वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आज के वक्त में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस गाड़ी का ऑटो पायलट बन गया है। हाँ, आजकल हर जगह एआई की ही चर्चा है। इंजन अब एक मशीन चला रही है, डेटा और लॉजिक के आधार पर,
पर गाड़ी किस रास्ते पे जाएगी, किस इंसान की सहूलियत का ध्यान रखेगी, ये तय करने के लिए स्टीयरिंग पर एक इंसान का हाथ होना जरूरी है। और यही सॉफ्ट स्किल्स का आज के दौर में सबसे बड़ा काम है। अगर एआई और बदलते वक्त की बात छिड़ी ही है, तो फर्स्ट पोस्ट के उस विश्लेषण में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सच में मुझे हैरत में डाल दिया। ऐसा क्या आंकड़ा था? रिसर्च बताती है कि किसी भी नौकरी में 85% यानी 85% सफलता सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की वजह से मिलती है। वेट, 85%? ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है ना? एक मिनट के लिए इस पर गौर कीजिए। सोचकर अजीब लगता है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम अपना 100% वक्त, मेहनत और पैसा मैथ्स, साइंस और कोडिंग में लगाते हैं। लेकिन डेटा कहता है कि सफलता का 85% हिस्सा उन चीजों से आता है जिन्हें हमने किसी क्लास में खुलकर पढ़ा ही नहीं। यही तो इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जब रिसर्चर्स ने उन लोगों को स्टडी किया जो अपने करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ और भी पाया। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने देखा कि ये लोग सिर्फ ज्यादा पैसे ही नहीं कमाते, बल्कि इनमें एक और बहुत बड़ी खासियत होती है। ये लोग बहुत रिजिलियंट और अडेप्टेबल होते हैं। अडेप्टेबल मतलब नए हालात में ढल जाना। बिल्कुल, यानी जब भी कोई नई टेक्निक या बदलाव आता है, ये लोग घबराते नहीं हैं। ये जल्दी से नए हालात में ढल जाते हैं और नए स्किल्स सीख लेते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत जरूरी है। सही बात है। इस लचीलेपन या अडेप्टेबिलिटी के बिना आज के जॉब मार्केट में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। खासकर आज जब टेक्नोलॉजी किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। सोचिए जरा, आज एक इंसान महीनों लगाकर एक नई कोडिंग लैंग्वेज सीखता है। हाँ। और अचानक से अगले दिन एक नया एआई अपडेट आ जाता है जो वो कोड सेकंडों में खुद लिखने लगता है। यही सबसे बड़ा डर भी है और सच कहूं तो सबसे बड़ा मौका भी। एआई पूरे वर्कफोर्स का नक्शे कदम बदल रहा है। तो इसका असर हार्ड स्किल्स पर कैसा पड़ रहा है? देखिए, जो स्पेशलाइज्ड हार्ड स्किल्स कुछ साल पहले तक बहुत कीमती माने जाते थे, वो आज हैरानकुन स्पीड से ऑब्सोलीट यानी पुराने होते जा रहे हैं। इस टफ जॉब मार्केट में जहां किसी भी टेक्निकल स्किल की एक्सपायरी डेट बहुत छोटी हो गई है, वहां सॉफ्ट स्किल्स का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ये बातें कंपनीज को भी समझ आ रही है क्या? अरे बिल्कुल। आजकल बड़ी कंपनीज जब नए लोगों को हायर करती हैं या अपने एम्प्लॉयज का प्रमोशन करती हैं, तो सिर्फ टेक्निकल टेस्ट नहीं लेती। तो किस तरह के टेस्ट होते हैं? वहां पर्सनालिटी टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। उम्मीदवारों को ऐसी स्थितियों में डाला जाता है ये देखने के लिए कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े के दौरान वो कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, मतलब टीम प्लेयर हैं या नहीं, ये चेक होता है। हाँ, ये सब इस बात का सबूत है कि कंपनीज अब मशीन्स की जगह इंसानी क्षमताओं को ढूंढ रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एआई हमारा ज्यादातर टेक्निकल और डेटा वाला काम करने लगेगा, तब हमारा करियर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम किसी मशीन को कितना जानते हैं, तो फिर किस पर करेगा? बल्कि इस बात पर करेगा कि हम एक इंसान को कितना समझते हैं। मतलब क्या हमारा ह्यूमन टच ही हमारी सबसे बड़ी प्रोफेशनल करेंसी बन जाएगा? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो चीज़ एक इंसान को किसी भी एडवांस्ड मशीन से अलग करती है, वो उसकी इंसानियत और उसके जज्बात ही हैं। वही तो। एआई करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक सेकंड में प्रोसेस करके एक नतीजा दे सकता है, लेकिन उस नतीजे को एक ऐसी फॉर्म में ढालना जिससे किसी एम्प्लॉय का दिल ना दुखे, हाँ, या किसी क्लाइंट को असुरक्षित महसूस ना हो। सही पकड़ा। उस सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हमेशा एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो सामने वाले की तकलीफ को समझ सके। हमने ऑफिस और करियर की टेंशन की बात तो बहुत कर ली, लेकिन मुझे लगता है इस लगातार बदलते टेक्नोलॉजिकल दौर और ऑफिस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा असर सीधे हमारे दिमाग और हमारी शांति पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और स्वस्थ पोस्ट का डीप डाइव इस बात को बहुत खूबसूरती से उभारता है कि इन सॉफ्ट स्किल्स का फायदा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, ये सीधा हमारी हेल्थ और मेंटल पीस से जुड़ा हुआ है। एकदम सही कहा। लोग अक्सर सॉफ्ट स्किल्स को सिर्फ एक कॉर्पोरेट टूल मानते हैं, पर देखा जाए तो ये दरअसल एक लाइफ सर्वाइवल टूल है। वो कैसे? डेटा दिखाता है कि जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईक्यू कहते हैं, वो बेहतर होता है, उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी परेशानियां कम होती हैं। अच्छा, इस कनेक्शन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस का ब्लड प्रेशर या स्ट्रेस कम होने से सीधा क्या रिश्ता है? एक मैकेनिज्म तो होगा इसके पीछे। मैकेनिज्म बहुत ही सीधा और बायोलॉजिकल है असल में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने दिमाग के जज्बात को एक लॉजिक के फिल्टर से निकालना। मान लीजिए, जब किसी आम व्यक्ति का अपने बॉस या किसी रिश्तेदार से झगड़ा होता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है, पैनिक होने लगता है। हाँ, उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, कोर्टिजोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में फैलने लगता है
और वो व्यक्ति पैनिक करने लगता है। और हाई ईक्यू वाले लोगों के साथ क्या होता है? एक हाई ईक्यू वाला व्यक्ति उस वक्त अपने जज्बात को प्रोसेस कर पाता है। वो उस प्रॉब्लम को एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखता। ओह, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। सही बात है। वो समझ पाता है कि सामने वाला गुस्से में आखिर क्यों है। इस समझ की वजह से वो फिजिकल पैनिक ट्रिगर नहीं होता। मेक सेंस। और जब बॉडी लगातार उस पैनिक स्टेट में नहीं रहती तो नेचुरली मेंटल पीस बनी रहती है और एंजाइटी कम होती है। कमाल की बात है। यानी ईक्यू एक ढाल की तरह काम करता है जो दिमाग को चोट लगने से बचाता है। एकदम ढाल की तरह। कि दोस्त के गिरने पर उसे उठाना, अपनी बारी का इंतजार करना, किसी नाराज दोस्त को मनाना, अब वो बातें दुनिया के सबसे एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम्स का हिस्सा बन रही हैं। हाँ, एजुकेशन पॉलिसीज में एक बहुत बड़ा और मैक्रो लेवल शिफ्ट आ रहा है। दुनिया की लीडिंग सरकारें समझ चुकी हैं कि भविष्य का नागरिक सिर्फ फैक्ट्स रट कर तैयार नहीं हो सकता। सही बात है। अगर आप ध्यान दें तो मैथ्स या हिस्ट्री का टेस्ट एक अकेले बैठकर देने वाला टेस्ट होता है, लेकिन असली जिंदगी अकेले तो नहीं चलती ना। बिल्कुल नहीं, वहां तो सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। हाँ, असली जिंदगी एक प्रोजेक्ट की तरह होती है जहाँ अलग अलग लोगों के ईगोज और आदतों के साथ काम करना पड़ता है। इसीलिए भारत से लेकर सिंगापुर, फिनलैंड और यूके तक सरकारें बदलाव ला रही हैं। किस तरह के बदलाव? वो अब अपने स्कूल करिकुलम में सोशल और इमोशनल प्रोग्राम्स शामिल कर रही हैं। बच्चों को अब सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि उनके क्लास इंटरैक्शन और टीम वर्क पर भी ग्रेड मिल रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां आने वाले वक्त में स्कूल के टाइम टेबल में मैथ्स और साइंस के बराबर ही एम्पैथी का भी अपना एक अलग पीरियड हुआ करेगा? मुझे तो लगता है ये पूरी तरह संभव है। देखिए, एक सक्सेसफुल और शांत सोसाइटी की नींव सिर्फ एडवांस्ड एआई पर नहीं बल्कि इन्हीं सामाजिक कुशलता पर टिकी होती है। अगर एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जहां सबके पास दुनिया की सबसे तेज कोडिंग स्किल्स हो, लेकिन आपस में बात करने की तमीज और एम्पैथी ही ना हो, तो वो सोसाइटी अंदर से ही टूट जाएगी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? हमने ये तो समझ लिया कि करियर, एआई के दौर, हेल्थ और सोसाइटी के लिए ये स्किल जरूरी हैं, पर अगर किसी में ये सब नेचुरली नहीं है तो वो क्या करे? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। मैथ्स का फॉर्मूला तो कोई भी रात भर जागकर याद कर सकता है, पर किसी को अच्छा इंसान बनना या लोगों से जुड़ना कैसे सिखाया जा सकता है? ये चुनौती सच में काफी मुश्किल लगती है। कुछ लोग नेचुरली अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाकियों का क्या? बाकियों के लिए अपने पीपल स्किल्स को तराशना, फैक्चुअल नॉलेज इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा मेहनत का काम है। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। अगर इसमें एम्पैथी पहला कदम है तो उसका सीधा मतलब है खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना। बिल्कुल। पर मुझे लगता है इसका अगला पड़ाव जरूर अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना होगा, क्योंकि सिर्फ दिमाग में एम्पैथी रखने से काम थोड़ी चलेगा जब तक आप उसे सही से कम्युनिकेट ना कर सकें। सही डिडक्शन है आपका। दूसरा सबसे बड़ा फोकस इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर ही आना चाहिए, और यहाँ पर कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही असरदार फ्रेमवर्क बताया जाता है। कौन सा फ्रेमवर्क? जिसे द 3 V's कहते हैं, विजुअल, वोकल और वर्बल। लोग अक्सर कम्युनिकेशन को सिर्फ शब्दों से जोड़ते हैं, पर यह फ्रेमवर्क बताता है कि कम्युनिकेशन दरअसल एक होलिस्टिक प्रोसेस है। चलिए इन 3 V's का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है विजुअल, यानी बॉडी लैंग्वेज। हम अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच तो यह है कि कमरे में घुसते ही एक शब्द बोले बिना ही हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देती है। सही बात है। एक व्यक्ति कैसे खड़ा है, क्या वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है या उसके कंधे झुके हुए हैं, ये सब उसके बोलने से पहले ही सामने वाले पर असर डाल देते हैं। एकदम। और दूसरा वी है वोकल, यानी आवाज का टोन। एक ही सेंटेंस अगर 2 अलग टोन्स में बोला जाए तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी यानी जैविक कारण है। अगर हम हजारों साल पहले के इंसान के बारे में सोचें, जब किसी भी भाषा का आविष्कार ही नहीं हुआ था, हाँ, जब इंसान बोलना नहीं जानता था, तब इंसान अपने आसपास के खतरे को या किसी दूसरे इंसान के इरादों को कैसे समझता था? उसके आवाज की टोन और गुस्से या शांति के भाव से। सही जवाब। हमारा दिमाग शब्दों को समझने से हजारों साल पहले आवाज की टोन यानी वोकल और बॉडी लैंग्वेज यानी विजुअल को पढ़ना सीख चुका था। ओह वाओ।
दिमाग का वो हिस्सा आज भी सबसे पहले टोन और बॉडी लैंग्वेज को ही फिल्टर करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो पर उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट हो, तो सामने वाले का दिमाग उन शब्दों पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। इसका मतलब वर्बल यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं वो इन तीनों में सबसे आखिरी नंबर पर आते हैं। एकदम आखिरी। अगर हमारा विजुअल और वोकल ठीक नहीं है तो हम चाहे दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा बोल लें, सामने वाला हमारी बात से प्रभावित नहीं होगा। यही इन 3 V's का सबसे बड़ा सबक है। और एक्सपर्ट्स ये भी सुझाते हैं कि इन स्किल्स को बेहतर करने के लिए अपने आसपास के उन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए जो इस कला में माहिर हैं। यानी उनको कॉपी नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है। हाँ, देखिए कि मुश्किल वक्त में वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, और फीडबैक मांगने में कभी हिचकिचाए नहीं। यहाँ लगातार अभ्यास ही सबसे जरूरी है। यानी हार्ड स्किल्स की तरह एक रात पहले पढ़ाई करके इसका एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, इसे अपनी आदत और अपने व्यक्तित्व में ढालना होगा। तो अगर हम अपनी आज की इस चर्चा के पूरे सफर को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे एक कॉर्पोरेट वेटिंग रूम हो जहां सिर्फ नंबर्स और डिग्रीज काफी नहीं होते, चाहे एआई और टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ दौर हो जहां हार्ड स्किल्स की उम्र रोज घट रही है, या फिर हमारा अपना दिमाग हो जिसे रोज के स्ट्रेस से बचाना है, हर दिशा में एक ही बात आगे आती है। और वो बात क्या है? कि एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और 3 V's जैसे सॉफ्ट स्किल्स ही वो सच्चे इंटेंजिबल्स हैं जो किसी इंसान को कामयाबी और शांति दिलाते हैं। और ये विश्लेषण इस बात का पक्का सबूत है कि आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा डिमांड सिर्फ उस व्यक्ति की होगी जो टेक्निकल रूप से काबिल होने के साथ साथ अंदर से पूरी तरह एक सच्चा इंसान भी हो। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले और आज अलविदा कहने से पहले एक ऐसे विचार पर ध्यान देते हैं जो इन सभी बातों को एक नए आयाम पर ले जाता है। ऐसा क्या विचार है? सोचिए जरा, आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाए कि वो भी एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और इन 3 V's यानी विजुअल, वोकल, वर्बल की पूरी तरह नकल करने लगे। जो कि अभी से दिखना शुरू हो गया है। वही तो, हम अभी से देख रहे हैं कि एआई अवतार्स अपने चेहरे पर बिल्कुल सही एक्सप्रेशंस ला सकते हैं और एआई वॉइसेस एकदम इंसानी टोन में नेचुरल पॉज लेकर बात कर सकती हैं। बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज। हाँ, तो अगर एक ऐसी दुनिया बन जाए जहां एआई ने इन सॉफ्ट स्किल्स को पूरी तरह परफेक्शन के साथ सीख लिया हो और दूसरी तरफ एजुकेशन और प्रैक्टिस के जरिए हर इंसान ने भी टॉप टियर सॉफ्ट स्किल्स हासिल कर लिए हों, तो उस वक्त एक सच्चा इंसान दूसरे सच्चे इंसान और एक मशीन के बीच फर्क कैसे करेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सुनने वालों के लिए आज का सवाल यही है, क्या तब हमारी कमजोरियां, हमारी जेन्युइन मिस्टेक्स और बात करते वक्त अचानक से होने वाला हमारा ऑकवर्डनेस ही हमें मशीन से अलग करने की सबसे बड़ी और आखिरी पहचान बन जाएंगे? क्या वही छोटी छोटी खामियां और इम्परफेक्शंस हमें ये बताएंगे कि हमारे सामने कोई प्रोग्राम्ड मशीन नहीं बल्कि एक धड़कता हुआ इंसान बैठा है? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर फुर्सत में अकेले बैठकर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में हमारी तरफ से बस इतना ही।